गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस में आपने पहले दृश्य को देखा जिसमें इंदु छोटी भाभी पर जो नई बहू है उस पर नाराज़ होती है और चिल्लाते हुए बाहर आकर के अपनी भाभीयों से चर्चा करती है। अब ये सब चल रहा है ना। और दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। अब दूसरे दृश्य में जो वही बरामदा है ना, बैठक वही है, ठीक है, बरामदा वही है और तख्त पर बिस्तर भी बिछा हुआ है ना, जहाँ पर देख रहे होंगे आप कि दीवार के साथ तकिया लगा है। आपको इमेज करना होगा कि बरामदा है, दाईं ओर तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है और दीवार के साथ तकिया लगा है ना। और दादा आराम से तकिए के सामने सहारे बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? हुक्का। जो पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग होते हैं है ना, वो लोग उसी तरह से रहते हैं। अब उनका जो मंझला लड़का करमचंद, क्या नाम उसका? करमचंद। जो मंझला लड़का है ना, पास में बैठा है, उनके पाँव दबा रहा है, ठीक है। और दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे। बच्चे बाहर अहाते में खेल रहे हैं। स्नान गृह के जो गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। पास में स्नान गृह है ना, वहाँ से नल के चलने की आवाज़ आ रही है और शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भ्रिकटी बन गई है। मतलब एक तरह से वो गुस्सा हो गए। कौन? करमचंद। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है, पानी का जो वेस्टेज करते हैं तो घर के लोग बहुत गुस्सा होते हैं, देखते होंगे। तो भ्रुकुटी तन गई मतलब गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसे। अब पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने की आवाज़ आती है। फिर देखिए क्या होता है। फिर करमचंद, अब गुस्सा तो आ ही गया था, क्रोध से कहता है, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है। जैसा आराम करने दो जरा सा, अभी अभी खाना खा कर बैठे हो तुम। दादा कहते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल से देने से नहीं पनपेगी। फिर भी चले छोड़ कर करमचंद फिर बोले, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी। और हाँ, हमारा यह जो परिवार है ना, वो बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। समझ रहे हो? अब करमचंद कहता है, लेकिन शायद आप इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से कहते हैं, क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश पर। परेश पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा दादा कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, यदि उस पर दवाई न लगाए। और हाँ, वही घाव धीरे धीरे नासूर हो जाता है, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। अब उसके बाद करमचंद क्या कहते हैं, देखिए, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर हाँ,
जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही है। मैंने वह मलमल के जो थान हैं और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दादा अब क्या कहते हैं वो सुनिए। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और हाँ, फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले, प्रेम मिले, प्यार मिले, तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में घुलक भर दे। अब ये भाषी ने कैरेक्टर अपने पास है, भाषी बाहर से आता है। दादाजी, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर कह रहा है, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? इस तरह से आवाजें आ रही भाषी की। फिर दादा कहते हैं, पेड़ बच्चे हैं। चलो, ठहरो ठहरो बासी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटा दोनों को। दादा, आओ बेटा। परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं धो डाले हो तो ले आओ, और जरा फिर मैं तुमसे कुछ बात करता। परस परस कहता है, दादा मैं लज्जित हूँ। दादा, अब दादा कहते हैं, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ 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 आओ, बैठो। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी जो बहू है उसको रजाई की अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया बेटा। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की जो चीजें हैं खरीदना क्या जाने बेटा। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ और वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें बेचारी ले आएंगी। पर जी, हाँ, मैं सोचता हूँ कि अब बहू आ गई है तो इंदु के विवाह की तैयारी में भी जो है सहायता देगी वो। परेश जी, मैं इसलिए आया था कि दादा, हाँ कहो कहो, झिझकते क्यों हो? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। बेला का मन नहीं लगता? इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी क्या दिन हुआ उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है। परेश
वह मन लगाती है नहीं है ना, क्या करें दादा। तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। और वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं है। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह उब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माई, बड़ी ताई आई, मंझली ताई आई, बड़ी भाभी आई, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तुम उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। और इधर वो उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो दादा। हाँ हाँ कहो परेश। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है। वो समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना चाहते हैं, उसे आदेश देना चाहते हैं, अपना करते हुए समझते हैं। और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक रह सके, अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा। कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों की बात है कि मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिनों को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, उसकी सारी उद्निकता जो है, क्रोध जो है, वो अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा है, तो जो काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं दादा। हम्म। हाँ, यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर हाँ, तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। शाखाओं, पत्तों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं, और वह केवल ठूट रह जाता है, और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते ही यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर और सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझे दादा। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी से क्या किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे, और तुम साथ उसे
ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। पारस, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है, कुछ सोचने लगता है, जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया। रजवा, 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 दूर से। जी आई। भागती आती प्रवेश करती। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चली जाती है। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है और धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त के चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। आगे। दादा, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। एक नज़र सबको देखना। रजवा, स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज। कपड़े धोने का शोर आता है जो इस बीच निरंतर आता रहता है, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से। जी आई। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी दादा। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। ओके।